गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, पिछले कक्षा में हमने चैप्टर नंबर 2 जंतुओं का संसार का चैप्टर पढ़ा था। तो बच्चों, आज इसे कंप्लीट करते हैं। आइए, आज का टॉपिक है मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जंतु। तो बच्चों, मैदानी क्षेत्र में कैसे जंतु रहते होंगे? इन क्षेत्रों में ना तो बहुत अधिक ठंड पड़ती है और ना ही बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। इन क्षेत्रों में पानी भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि गाय, घोड़ा, बंदर, हाथी, शेर, हिरनी। ये इस टाइप के जानवर यहाँ मैदानी क्षेत्रों में मिलते हैं। मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतु में अधिकतर की बाल वाली त्वचा होती है, मतलब उनके शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, जैसे बाघ, बिल्ली, शेर, इस टाइप के जंतु। और ये अपने भोजन के लिए नुकीले पंजों की सहायता से शिकार करते हैं। इनके पंजों की विशेष संरचना इन्हें शिकार करने में सहायता करती है, मतलब पंजों पर ही इनके नाखून होते हैं और उनकी सहायता से, और वो भी बहुत नुकीले होते हैं, जिनकी सहायता से अपना शिकार पकड़ लेते हैं। घने जंगलों में रहने वाले गिलहरी, चूहे आदि की संरचना उन्हें पेड़ों पर चढ़ने और उनका शिकार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जिराफ की लंबी गर्दन, हाथी की लंबी सूंड उन्हें ऊंचाई और अधिक दूरी पर स्थित भोजन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। जल एवं जल के आसपास रहने वाले जंतु। अब जल यानी एक्वेटिक जानवरों के बारे में हम बात करते हैं। कुछ जंतु नदी, तालाब, समुद्र आदि के में रहते हैं, जिन्हें हम जल में रहने वाले जंतु या जलचर भी कहते हैं। जल में अनेक प्रकार के जंतु रहते हैं, जैसे कि मछलियाँ, केकड़े, सांप, घोंगा, व्हेल, झींगा, स्टारफिश। तो इस तरह के दरियाई घोड़ा हो गया, समुद्री घोड़ा जिसे बोलते हैं। इन जंतुओं की संरचना जल में रहने के लिए अनुकूल होती है, क्योंकि मछली का शरीर नाव के आकार का होता है। इसका शरीर किनारों से नुकीला और बीच में से फैला हुआ होता है। मछली के पंख उसे तैरने, आगे बढ़ने, शरीर को संतुलित करने और ऊपर नीचे जाने में भी मदद करता है। पूंछ दिशा परिवर्तन में सहायता करती है। जल में रहने वाले जंतुओं में श्वसन क्रिया के लिए विशेष अंग होते हैं, जिसे हम गलफड़े कहते हैं। मछली, केकड़ा, घोंगा आदि में गलफड़े होते हैं। ये जंतु गलफड़ों की सहायता से ही सांस लेते हैं। पर समुद्र में पाई जाने वाली जो व्हेल है, वो एक स्तनधारी प्राणी होती है और ब्लू व्हेल मछलियों की तरह गलफड़ों की सहायता से सांस नहीं लेती है। ये बात का ध्यान रखना। वो इनके सिर पर 2 नासाद्वार होते हैं, जो कि फेफड़ों से जुड़े रहते हैं, और व्हेल समय समय पर समुद्र की सतह पर आकर वायु से ऑक्सीजन लेती है और फिर पानी के अंदर चली जाती है तथा फेफड़ों में संचित ऑक्सीजन का प्रयोग करती है। इससे क्या पता चलता है बच्चों कि जो हमारी व्हेल मछली होती है, वो गलफड़ों की सहायता से नहीं, वो फेफड़ों की सहायता से सांस लेती है। और जो जंतु जल और थल दोनों पे रहते हैं, उन्हें हम उभयचर जंतु कहते हैं। जब मेढक पानी में रहता है तो वो पानी में घुली ऑक्सीजन त्वचा से ग्रहण करता है, और जब वह भूमि पर आता है तो वह फेफड़ों की सहायता से वायु ग्रहण करता है। मेढक के अतिरिक्त टोड, कछुआ, मगरमच्छ, बत्तख ये भी उभयचर जंतु होते हैं। जैसे कि चित्र में आपको दिख रहा है, केकड़ा कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। वायु में उड़ने वाले पक्षी। अब जो पक्षी वायु में उड़ते हैं वो कैसे उड़ते हैं, वो भी उनकी विशेष संरचना के कारण उड़ते हैं। ये जंतु नभचर जंतु कहलाते हैं। पक्षी अपने पंख की सहायता से उड़ते हैं। उड़ने वाले पक्षियों का कंकाल बहुत हल्का होता है, जिससे वे उड़ने के समय भारों को कम कर सकते हैं। इनकी अधिकांश हड्डियां कैसी होती हैं, खोखली होती हैं, और सभी पक्षियों के डैने होते हैं। हंस जैसे बड़े पक्षी के लगभग 2500 डैने होते हैं। लगभग अगले वाले डैने पक्षियों के उड़ने में सहायता करते हैं, जबकि पिछले वाले डैने का प्रयोग संतुलन बनाने और रुकने में किया जाता है। कुछ पक्षी जैसे कि सबसे छोटी हमिंगबर्ड उड़ने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाती है। बेटा, ये 25,000 डैने हैं। डैने का मतलब होता है ये जो पंखों की इनके वो होते हैं, पंखों में जो पर लगे रहते हैं ना, वो तो इनके उड़ने के अपने पंखों को फड़फड़ाती है। चील जैसे अन्य पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाए बिना ही उड़ सकते हैं। पक्षियों की पूंछ उड़ते समय दिशा बदलने में सहायता प्रदान करती है। कुछ पक्षी जैसे कि शुतुरमुर्ग हो गया, पेंगुइन होगी, ये उड़ नहीं सकते क्योंकि इनका शरीर कम विकसित होता है तथा इनके पंख भी विकसित नहीं होते। पक्षियों के देखने की क्षमता बहुत अधिक होती है और ये भूमि पर स्थित शिकार और भोजन को बहुत ऊंचाई से ही देख लेते हैं। लगभग 5 गुना ज़्यादा ऊंचाई से ही ये देख सकते हैं। और पक्षियों की चोंच उनके भोजन के अनुरूप अनुकूलित होती है। भिन्न भिन्न जंतुओं की चोंच भी अलग अलग तरह की होती है। जो पक्षी दाना चुग कर खाते हैं, उनकी चोंच नुकीली और छोटी और कठोर होती है।
जैसे कि गौरैया, मुर्गी, ये कैसे होती है, इनकी जो चोंच होती है वो बहुत छोटी सी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। मांसाहारी पक्षियों की चोंच मुड़ी हुई और नुकीली होती है जो मांस चीरने फाड़ने में सहायता करती है। जैसे गिद्ध हो गए, बाज, गरुड़, ये सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो जिनकी चोंच बहुत नुकीली होती है। जो पक्षी जल में स्थित छोटे पौधे और कीड़े खाते हैं उनकी चोंच लंबी और चपटी होती है। बच्चों इन चोंचों का भी ध्यान रखना है आपको कि कौन से पक्षी की किस टाइप की चोंच होती है। अब है प्रवास। प्रवास का मतलब होता है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन का मतलब होता है बच्चों जो एक अपना घर छोड़ के दूसरी जगह चले जाता है रहने, उसे हम माइग्रेशन बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं। पक्षी भी ऐसा ही काम करते हैं। आइए पढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष पतझड़ के समय कई पक्षी कठोर सर्दी से बचने के लिए गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में भोजन की तलाश में चले जाते हैं। ये अभी भी रहस्य बना हुआ है कि कैसे ये प्रतिवर्ष प्रवास के दौरान अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये दिन में सूर्य और रात्रि में तारों एवं चंद्रमा के द्वारा संचालित होते हैं। वे भौगोलिक रूप जैसे कि नदियाँ, पर्वतों जैसे भू चिन्हों का उपयोग भी करते हैं। यानी हमारे यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि इंसान ही इंटेलिजेंट होते हैं, ये पक्षी भी बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। ये अपने मार्ग पे के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां ये पिछली साल गए और ये फिर वापस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो इतना तो काम कोई इंटेलिजेंट ही कर सकता है, तो इसका मतलब हमारे पक्षी भी बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपनी भौगोलिक जो रूप है, स्थितियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एक जगह से दूसरी जगह हर वर्ष चले जाते हैं। कुछ पक्षी अकेले प्रवास करते हैं जबकि अधिकांश पक्षी यात्रा करते समय स्टार्लिंग पक्षियों के समूह में, पक्षियों की संख्या लाखों में हो सकती है कि वो जाते हैं। मतलब स्टार्लिंग का मतलब है कुछ इस तरह से बहुत सारे पक्षी इकट्ठे होकर वो जाते हैं। आपने भी आसमान में उड़ते हुए एक साथ बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा। हंस एवं बत्तख भी बहुत बड़ी संख्या में प्रवास लेते हैं। हंस अंग्रेजी के वी अक्षर में उड़ते हैं, वे इसके नेतृत्व के द्वारा मुड़ते हैं। दिख रहा है ना ये वी की तरह, इसी तरह से हंस उड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आइए अब हम करते हैं एक्सरसाइज। तो बच्चों पिछली कक्षा में मैंने आपको टिक द करेक्ट, रिक्त स्थान और सही गलत के निशान लगवा दिए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है प्राकृतिक वास क्या है। तो इसके लिए आप लिखोगे जंतुओं के आसपास का वह क्षेत्र से लेकर प्राकृतिक वास कहलाता है। अगला प्रश्न है अनुकूलन से आप क्या समझते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ से लिखेंगे जंतुओं की शारीरिक बनावट से लेके अनुकूलन कहते हैं। तीसरा प्रश्न है ऊंट किस प्रकार रेगिस्तान में रहने के अनुकूल है। तो इसके लिए लिखेंगे इसके पंजे चौड़े गद्दीदार होते हैं से लेकर तक आ जा सकता है तक। अगला प्रश्न है पक्षियों के शरीर की कौन कौन सी विशेषताएं उन्हें उड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। इसका आंसर लिखेंगे पक्षी अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं से लेकर समय भारों को कम कर देते हैं। लास्ट है पक्षी प्रवास क्यों करते हैं। इसके लिए लिखेंगे प्रत्येक वर्ष पतझड़ के समय से लेकर भोजन की तलाश में चले जाते हैं। और उसके बाद लिखेंगे ये दिन में सूर्य और रात्रि में तारों और चंद्रमा के द्वारा से लेकर भू चिन्हों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ये कंप्लीट आंसर हो गया। तो बच्चों आपको ये काम अच्छे से कॉपी में करना है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।